तो नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, ठीक है। अब जितने भी टॉपिक है, अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो मैं लेके चला हूँ ना, तो फर्स्ट क्या टॉपिक है इस पे, डेरिवेटिव है ये रेट मेजर, या फिर इसी को बोलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो जितने भी टॉपिक होंगे इसके अंदर में, अब जितना भी एनर्जी आपके पास है, वो जितना भी एनर्जी आप लगा सकते हैं इस टॉपिक में लगाइए। रिलेशन फंक्शन के बाद आपको कोई और दूसरा टॉपिक मिला है तो ये है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इनपुट आपको देना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो जो आपको सिंपलेस्ट वे में सब कुछ दिखाऊं, ठीक है। तो मेरे सेशन में बने रहिएगा, मैं आपको इंटरेस्टिंग जरूर बना के रखूँगा, सिंपल वे में बताऊँगा जरूर, आपको ऐसा बोरिंग फील कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.1 है। यहाँ पे बात देखते हैं कि रेट, यहाँ पे बात करना कि रेट आखिर है क्या। मैं बोलता हूँ कि रेट क्या है, रेट मैं बोलूंगा इट टेल अस, ये हमको बताता है, क्या बताएगा, इट टेल्स अस दैट हाउ मच one quantity changes with respect to other। ये स्टेटमेंट क्या है, दो क्वांटिटी है, इसके रिस्पेक्ट में ये कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट। यही होगा ना रेट। तो इस चीज को और समझते हैं कॉन्सेप्ट को फिगर से। देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस पे मैं मान लेता हूँ टाइम ले लेता हूँ, और वाई एक्सिस पे मैं डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्टेंस भी जाएगा। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन अराइज होगा कि है ना, डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिलता है, स्पीड। तो स्पीड तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो बात अलग है। मैं सिंपल कि अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेंगे ना, और दोनों के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ मिलते हैं वो क्या चीज का मिलता है, स्पीड का। तो सपोज ये ग्राफ में ये ले लिया कि कुछ पहले ही से कुछ डिस्टेंस पे था, उसके बाद वो इंक्रीज करने लगा। तो टाइम यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस यहाँ पे डिपेंडेंट है, कर सकते हैं ना। तो ये ग्राफ हमको क्या बताता है कि ये ग्राफ बताएगा, इट टेल्स अस दैट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। डिस्टेंस क्या हो रहा है धीरे धीरे ग्राफ से, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। कब, व्हेन टाइम इज इंक्रीजिंग। जब टाइम इंक्रीज कर रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। तो इसी को अब आगे मैं बोल रहा हूँ क्या, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज आखिर है क्या, एक्चुअली तो स्लोप ही तो है, स्लोप तो पढ़ चुके हैं ना। तो रेट ऑफ चेंज तो क्या, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। इसी को तो बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। समझ में आ रही है ना कॉन्सेप्ट को, ये चीज समझ लीजिए बात को। रेट ऑफ चेंज करने का तो क्या, कि वाई में कितना चेंजिंग हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स में जितना भी बदलाव ला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वाई में भी चेंजिंग हो रहा है। तो दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज। तो मैं चेंज इन वाई को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वाई, और चेंज इन एक्स को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही हम बोल, अब देखिए डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई में तो क्या हो सकता है, y2 माइनस y1, डेल्टा एक्स में क्या हुआ, x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है ना, और डिफरेंशिएशन क्या देता है हम लोग को, स्लोप। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं dy/dx, यानी रेट ऑफ चेंज क्या है, डेरिवेटिव ही तो है। ये तो
अब मैं बात करता हूँ स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर ना? ये ग्राफ से स्पीड का फॉर्मूला तो यही हुआ। तो स्पीड निकला कैसे? मैं इसको इसलिए तो बोल सकता हूँ चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, इसी को तो बोल सकता हूँ डी एस बाई डी टी। तो ये जो फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम को ये भी बोल सकते हैं डी एस अपॉन डी टी। और एस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। यानी एस क्या है यहाँ पे? क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज है। और टी क्या है? पैरामीटर। तो क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्टेंस लिए हैं क्वांटिटी। तो ये जो फॉर्मूला निकला ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये एक्चुअली है क्या? डेरिवेटिव ही तो है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब ये जो आप निकल गया ना ये रेट ऑफ चेंज या फिर यहाँ इसके अकॉर्डिंग डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज में भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोल सकते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स बोल सकते हैं। में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है। कैसे? देखते हैं। इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को ना चलिए देखते हैं कैसे समझ लेते हैं। स्पेस तो है, ये स्लोप मैं ऐसे बनाया है। ये ले लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है ना? ये इस टाइप का। एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। नेमिंग दे दिया पी क्यू आर। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है? वाई इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव कैसे आया? वाई इंक्रीज कर रहा है तो एक्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। यानी दोनों जब इंक्रीज करेंगे तो स्लोप क्या आएंगे? पॉजिटिव। अब स्लोप बोलिए चाहे डी वाई अपॉन डी एक्स बोलिए चाहे रेट ऑफ चेंज बोलिए, बात एक ही चीज है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जीरो ना बोल के कांस्टेंट बोल दीजिए। यहाँ पे कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्लोप कांस्टेंट हो रहा है ना? या तो एक्स निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो कांस्टेंट। इसमें क्या हो रहा है? स्लोप स्लोप यहाँ पे निगेटिव हो रहा है। कब? जब एक्स क्या हो रहा है? स्लोप निगेटिव हो रहा है। कैसे? वाई क्या हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। वाई डिक्रीज और एक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो इस केस में स्लोप निगेटिव हो रहा है। स्लोप कब होगा? पॉजिटिव इस केस में होगा। स्लोप कांस्टेंट कब होगा? यहाँ पे। क्लियर? ये तो था कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज में हम लोग जो यूज करने जाएंगे ना, वो चीज मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। तो सेशन में बने रहिए और इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उसके अनुसार मैं मान लेता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। तो ये जानते हैं ना कि क्या है एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। अब ये जो सर्कल का एरिया है किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या मैं इंक्रीज करूं कि वो एरिया जो है सर्कल का इंक्रीज करेगा? रेडियस पे, रेडियस है ना। तो रेडियस क्या हो गया यहाँ पे? पैरामीटर, ठीक है। और एरिया क्या हो गया यहाँ पे? क्वांटिटीज, ठीक है। और क्या हो सकता है पैरामीटर? तो हम मान सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये भी तो हो सकता है। फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे भी और एज हाइट पे भी। हाइट इंक्रीज करूंगा
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। रेडियस इंक्रीज करेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज, यानी कि यहाँ पे रेडियस और हाइट ये पैरामीटर हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे, क्वांटिटी। ठीक है, तो बोला ना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इस ये क्वांटिटी का हम लोग क्या देखेंगे, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज में क्या होता है, dy अपॉन dx। y क्या है, एनी क्वांटिटीज और x क्या है, तो पैरामीटर। अब फिल हो रहा है ना, क्या है, क्वांटिटी हो गया, एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर हो गया रेडियस, और यहाँ हाइट और रेडियस दोनों। ठीक है, तो ये सारे क्वांटिटी का हम लोग रेट ऑफ चेंज देखेंगे। तो अगर एरिया क्वांटिटी है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, dA अपॉन dr। अब यहाँ पे वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी y की जगह क्या हो जाएगा, या dV अपॉन dr। तो अगर ये क्वेश्चन में r के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है वॉल्यूम, ये लिखेंगे। अगर हाइट के अकॉर्डिंग रहा तो dV अपॉन dH। ठीक है, ये तो एक पैरामीटर हुआ। अब जरूरी तो नहीं है ना कि रेडियस और हाइट के अकॉर्डिंग सिर्फ एरिया और वॉल्यूम बढ़े, टाइम के रिस्पेक्ट में भी तो इंक्रीज करते जाएगा ना। कभी कभी क्वेश्चन उसके भी रहेंगे। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूं, चलिए तो इसको मैं अब फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, इसको मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन रेडियस। रेडियस के अकॉर्डिंग रेडियस इंक्रीज कर रहा हूं तो भी एरिया इंक्रीज करेगा। तो चेंज इन एरिया क्वांटिटी के अनुसार क्या लिखवाया था, रेट ऑफ चेंज में dy अपॉन dx। तो y की जगह क्या हो जाएगा, a, तो dA अपॉन dr। अब ये देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का चेंजिंग हो रहा है रेट किसके अकॉर्डिंग, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये लिख दिया। अब इसमें दो केस निकल के आएगा। ठीक है ना, अब लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में रहा तो मैं इसको लिखूंगा चेंज इन एरिया बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन एरिया dA अपॉन dt निकालना होगा। अब एरिया ऑलरेडी नोन है कि फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली रेडियस भी इंक्रीज कर रहे होंगे। तो इसको ना मैं चैन रूल के अनुसार बना सकता हूँ dA अपॉन dr इंटू dr अपॉन dt। क्लियर ना, चैन रूल पढ़ चुके हैं। मैं एरिया को पहले रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और रेडियस को फिर टाइम के रिस्पेक्ट में। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, इसको मैं भी दो तरह से ब्रेक करूंगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू, अगर रेडियस रहा तो रेडियस के अनुसार dV अपॉन dr। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रहा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ये हो जाएगा dV अपॉन dt। और ये निकालेंगे फिर कैसे, इस फॉर्मूला के अनुसार। पक्का वाला समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई डाउट होंगे। चलिए नहीं डाउट हो तो एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी जो भी बच जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। नोट कर लीजिए इसे। यहाँ क्वेश्चन दो को लेके आया हूँ मैं। क्या है यहाँ पे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, एरिया किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। और रेडियस भी दिया हुआ है तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? dA अपॉन dr। ठीक है, अब ये निकालना है मुझे, dA अपॉन dr, d अपॉन dr। और एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये का स्टेटमेंट लिखना होगा, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे लगा दीजिए, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करते हैं आर के रिस्पेक्ट में, क्या होगा? 2 पाई आर। तो अब यही तो निकालना है, dA अपॉन dr का मतलब हुआ क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो यही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। कब? जब रेडियस क्या हो? 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है? 3। कितना आ जाएगा? 6 ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस यहाँ 6 पाई हो गया, तो सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, मिस्टेक हुआ, ठीक है। 2 पाई हो गया, 3 पुट कर दिया, 3 सेंटीमीटर 6 पाई सेंटीमीटर हो गया। और क्या? नेक्स्ट dA अपॉन dr। कब? जब रेडियस क्या हो? 4 सेंटीमीटर का हो। तो dA अपॉन dr क्या निकला? 2 पाई है, आर क्या दे देंगे? 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 8 पाई सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब का कहानी बोल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जैसे ही बोल रहा है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप लिख लीजिए। होता क्या है? साइड का क्यूब, साइड ए मान लेता हूँ, ए का क्यूब। हम मान लेते हैं लेफ्ट साइड ऑफ क्यूब इज ए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल गया। यही क्या बोला? इंक्रीज कर रहा है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ना रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है ऑलरेडी, समझ में आइए ना। तो इसमें कितना पैरामीटर है भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब में? ए एक ही तो है, ए मतलब क्या हुआ? एज। 2 रहता तब तो कंफ्यूजन होता ना कि किसके रिस्पेक्ट में ले। अगर जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था ना, पाई आर स्क्वायर एज। अब यही पे रहता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहता इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, समझिए बात को, क्यूब के जगह यही रहता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये होता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप इसमें तो अंडरस्टूड है कि ये एज के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे क्यूब का एज साइड बढ़ाऊंगा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू साइड बोलिए या फिर एज बोलिए, और वही साइड हम पहले ही क्या मान लिए थे? ए। पैरामीटर खोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पैरामीटर को कैसे कैसे फाइंड आउट करूं, मेरा मेन मकसद उस चीज को समझाना है आप लोग को। तभी तो आप ये लिख सकते हैं डायरेक्ट dV अपॉन d। अब यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में लिखूं? तो यहाँ तो एक ही वो पैरामीटर था d। अब यहाँ पे यहीं तक स्टेटमेंट के लिए अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहता तो dV अपॉन किसके रिस्पेक्ट में लिखता है? dr के रिस्पेक्ट में। ये भी हो सकता था dH के रिस्पेक्ट में भी। समझ में आती बात ना क्या मैं बोलने जा रहा हूँ? तो अभी तक ये सिलेंडर नहीं था तो मुझे प्रॉब्लम अभी नहीं है। जब ऐसा रहेगा तो देखेंगे, हो सके तो नेक्स्ट आगे वाला में मिल जाए स्टेटमेंट में। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया? नहीं, तो अब उसमें कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में 2 पैरामीटर था ना, उसके लिए फिर कुछ ना कुछ और कंडीशन दिए हुए रहते हैं। यहाँ पे तो एक ही था पैरामीटर, तो कोई दिक्कत हुआ नहीं, dV अपॉन dA ले लिया। और ये दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है भाई। तो dV अपॉन dA, d अपॉन dA, वॉल्यूम क्या होता है? A का क्यूब, ये क्या हो जाएगा? 3A स्क्वायर, ठीक है।
हाँ 1 मिनट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में। आंख बंद करके मत मारिए, मैं अभी आंख बंद करके मार दिया तो ए के रिस्पेक्ट में ले लिया ना, लेकिन जब यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ है तो ये वॉल्यूम क्यू का किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैम मुझे यहाँ पे ना dt लेना है, ना कि ए लेना है, ठीक है। तो इसका जाएगा, अब ए को टी के रिस्पेक्ट में आगे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो da/dt, और dv/dt तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू 3a² da/dt। 3a स्क्वायर चला गया तो इम्प्लाइड है da/dt इक्वल टू 8/3a² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये da/dt मुझे निकल के आ गया। क्यों निकाला मैं, क्योंकि इसका यूज है कब, सरफेस एरिया का रेट पूछ रहा है जब एज क्या हो 12 सेंटीमीटर, ds/dt पूछ रहा है। एज के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं लिया, टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों लिया, तो क्वेश्चन में यहाँ दे चुका है ना, वॉल्यूम जब टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है तो नेक्स्ट सरफेस एरिया भी तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही न लेंगे, एज के रिस्पेक्ट में क्यों लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर पता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो d/dt सरफेस एरिया क्या होता है 6a² क्यूब का, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा 12a और a को रिस्पेक्ट में d/dt, तो 12a da/dt निकल चुका है 8/3a² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। a से a कैंसिल, 3 से 4, 8 4 जा 32/a, और a कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया तो ये कट जाएगा 8 और ये 3, तो आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही तो निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये नहीं दिया हुआ आपको, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा मैक्सिमम बच्चों को कि सरफेस एरिया का तो इंक्रीजिंग करना है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो पहले ही वॉल्यूम ऑलरेडी टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, इसलिए हम सरफेस एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही फाइंड आउट करूंगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हर कॉन्सेप्ट को रीजन समझना क्या कि क्यों हम da/dt क्यों नहीं लिया, हम वॉल्यूम सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को भी देख के बताया कि हाँ क्यों नहीं लिया। चलिए सीख रहे हैं ना कुछ, ठीक है, नोट कर लीजिए।